Student, welcome in our YouTube चैनल वी कॉमर्शियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे। आपको पता है इतने दिनों से हम बेसिकली चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर कर रहे थे, राइट? कौन सा चैप्टर? ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर कर रहे हैं, जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 5 है। तो ये चैप्टर नंबर 5 बेसिकली हम कर रहे थे। ऑलमोस्ट इसके सारे टॉपिक हो चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर में, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। आज की क्लास में हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में कंप्लीट कवर कर चुके हैं। आई होप अभी तक आपको वो सब समझ आया होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर अभी तक इस के प्रीवियस टॉपिक नहीं पढ़े हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ सारे के सारे वीडियोस आपकी अपलोड हैं, वहाँ पे सारी की सारी वीडियोस। सो प्लीज़ जाइए, उन्हें गो थ्रू कीजिए और पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से समझिए। ओके फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसके मीनिंग को समझने से पहले एक इमेज देखते हैं। शायद कुछ आपको इस इमेज को देख के समझ में आए, आपके माइंड में कुछ क्लिक करे। तो ये वो इमेज है जो मैं आपको शो करना चाह रही थी। डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड ये इमेज है। तो इस इमेज में आप देखिए, एक पर्सन है, आप इसे मान सकते हैं ये जीएम है कंपनी का, राइट? ये जनरल मैनेजर है। बेसिकली इसके अंडर 3 और मैनेजर्स हैं, ये डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं। और इनके भी अंडर 3 और मैनेजर्स हैं, इनके जूनियर हैं, राइट? यानी कि हमने डिपार्टमेंट का भी सब डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया है और उन वेरियस डिपार्टमेंट के भी अलग अलग मैनेजर हैं। तो देखिए काफ़ी मिक्सअप हो गया था। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, बेसिकली ये जो मैनेजर है, इसने अपनी अथॉरिटी किसे दी? अपनी अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट की इन तीनों मैनेजर्स में। आफ्टर दैट ये जो अलग अलग डिवीज़न के मैनेजर हैं, हम मान लेते हैं 3 डिवीज़न्स हैं, और ये तीनों डिवीज़न्स के मैनेजर भी अपनी डिवीज़न में डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को क्या कर रहे हैं? अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या डेलीगेट कर रहे हैं, राइट? सो बच्चे, बेसिकली ये चैप्टर ये जो पिक्चर है, ये आपको किस चीज़ के बारे में शो कर रही है, क्या इन्फॉर्म कर रही है? तो ये आपको बता रही है डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में बता रही है? डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बता रही है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम, डिसेंट्रलाइजेशन में अगर ये होता है तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या होता है? क्योंकि वहाँ पे भी तो आपने सेम बताया था कि मैनेजर क्या करता है? अथॉरिटी को अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करता है। तो फिर डिफरेंस क्या है? क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, राइट? हमने इसको एक न्यू टर्म किस लिए दिया? इतने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आए होंगे। तो चलिए वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करेंगे। सो देखिए बच्चे, डिसेंट्रलाइजेशन जो आपका ये टॉपिक है, बेसिकली ये क्या है? ये एक्सपेंडेड वर्जन है, ये एक्सपेंशन है आपका। किसका? ये एक्सपेंशन होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। किसका एक्सपेंशन है ये? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ही एक्सपेंशन है। यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को जब हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं उसके स्कोप को, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस एक्सटेंडेड स्कोप को ही हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब आप कहोगे मैम समझ नहीं आया, कैसे कैसे एक्सटेंडेड हो रहा है ये, राइट? ये चीज़ भी तो समझ आनी चाहिए कि एक्सपेंशन तो हो रहा है, बट कैसे? तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी हेल्प से समझते हैं। क्योंकि बच्चे बेसिकली ना, लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, उन्हें यही लगता है कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एक ही है,
और इसे इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, बट वो क्या होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस, वो ही समझेंगे हम पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू, फिर इमेज के थ्रू आपको डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग भी बताऊंगी, ठीक है। सो देखिए, आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि सपोज एक मैनेजर है, ठीक है, एक मैनेजर है आपका, कोई भी हो सकता है, सपोज ये जनरल मैनेजर है, इसने क्या कहा, इसके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, सेल डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, फिनेंस डिपार्टमेंट है, सारे हैं। सेल डिपार्टमेंट ने के मैनेजर ने जाकर जनरल मैनेजर से कहा, सर मुझे 5 और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, मुझे 5 और एम्प्लॉयज़ की नीड है, ठीक है, आई नीड 5 मोर एम्प्लॉयज़, राइट। सो जनरल मैनेजर ने कहा, जनरल मैनेजर के पास बहुत सारा काम है, वर्कलोड बहुत सारा होता है, ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आपको ज़रूरत है, इस टाइम रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, हमारे कंपनी में कोई अलग से HR डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, HR डिपार्टमेंट है नहीं, तो जनरल मैनेजर ने सेल्स मैनेजर को कहा आप खुद से 5 एम्प्लॉयज़ अपॉइंट कर लो, बस इतना ध्यान रखना कि उनकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10,000 से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया, जनरल मैनेजर ने अपने वर्कलोड को कम करने के लिए अपनी अथॉरिटी किसको दे दी, सेल मैनेजर को। एक्चुअल में ये काम किसका था, जनरल मैनेजर का था, वर्कलोड बढ़ रहा था इसलिए उसने अथॉरिटी सेल्स मैनेजर को दे दी। सेल मैनेजर का ये डे टू डे का वर्क नहीं है, उसका काम तो सेलिंग का ही है, तो हमने क्या किया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर दिया कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को खुद रिक्रूट कर लो, बस कंडीशन है 10,000 की, ठीक है, ये होता है डेलीगेशन। हमने क्या किया, अथॉरिटी का डेलीगेशन किया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इतना आपको समझ आया होगा कि जहाँ पर सुपीरियर सबॉर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है। अब इसी का स्कोप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सपोज सिर्फ सेल मैनेजर ने नहीं कहा, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर सभी टाइम टू टाइम पर आते हैं और जनरल मैनेजर को कहते हैं देखो इस महीने सेल्स मैनेजर आया, नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन मैनेजर चला गया कि मुझे 8 एम्प्लॉयज़ की और नीड है। परचेज मैनेजर फिर उससे नेक्स्ट मंथ चला गया, मुझे 10 एम्प्लॉयज़ की नीड है। फाइनेंस मैनेजर भी कुछ टाइम बाद गया और बोलता है मुझे 5 एम्प्लॉयज़ की नीड है। तो क्या हो रहा है, सभी बार बार जा रहे हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है और एम्प्लॉयज़ के लिए कहते हैं जनरल मैनेजर को। जनरल मैनेजर के पास काम खुद बहुत सारा है, वो नहीं इतना टाइम दे पा रहा है, तो उसने ऑफिशियली एक पॉलिसी बना दी, कि सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ खुद रिक्रूट करेंगे। तो अब क्या हुआ, उसने ये पार डेलीगेट की है, अथॉरिटी ही डेलीगेट की है, लेकिन सिर्फ सेल्स मैनेजर को नहीं, किस किस को दी है, तो देखिए जनरल मैनेजर ने इस बार अपनी ये पॉलिसी, ये अथॉरिटी उसने पॉलिसी बना दी कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी के मैनेजर को अथॉरिटी दे दो, यानी कि प्रोडक्शन वाले को भी, परचेज वाले को भी, सेल्स वाले को भी एंड फाइनेंस वाले को भी, सभी को अथॉरिटी दे दी कि आप अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को खुद ही रिक्रूट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप होगे, क्योंकि जनरल मैनेजर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ये पॉलिसी बनवा ली कि सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ खुद रिक्रूट करें, हमारे यहाँ HR डिपार्टमेंट नहीं है। जब अथॉरिटी का डेलीगेशन बच्चे लार्ज स्केल पर हो रहा है, यानी कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, किसी एक मैनेजर ने, किसी एक सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी नहीं दी है, सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, तो हम उसे क्या कहेंगे, यहाँ पर जनरल मैनेजर ने सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर को अथॉरिटी दे दी है, तो इसे हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, इसे ही हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। यानी कि अथॉरिटी ही क्यों,
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, राइट, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ऑफिशियली सभी डिपार्टमेंटल हेड को दे दी। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। जब स्मॉल स्केल पर होती है, एक सुपीरियर अपना वर्कलोड कम करने के लिए सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देता है। किस लिए देता है बच्चे? वर्कलोड कम करने के लिए। वो ऑफिशियली नहीं दे रहा है, ठीक है, उसने पूरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे नहीं हो रहे, उसको लगा, उसको नीड है, तो उसने अपने सबऑर्डिनेट को क्या किया, अपना काम दे दिया, साथ के साथ अथॉरिटी भी दे दी। इस केस में क्या होगा, कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं बनी है, तो जो सुपीरियर है वो ही आंसरेबल होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पॉलिसी ही बना दी कि सारे के सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर खुद ही अपने एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करे। तो पॉलिसी बन गई, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होल लेवल पर हो गया। तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो है, लेकिन इसके लिए टर्म क्या होगी, डिसेंट्रलाइजेशन यूज होगी। चलिए इसके लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि देखिए क्या होता था स्कूल में, आपके स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। आपके टीचर को मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल यूज़ किया था कि टीचर को कुछ काम पड़ा, स्टूडेंट मॉनिटर को बोला कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करो कुछ देर के लिए, मैं कुछ काम करके आती हूँ। इतनी देर में क्या हुआ, क्लास में नॉइस क्रिएट हो गया। प्रिंसिपल सर या मैम आए और वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, टीचर होगा, क्योंकि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की थी, ठीक है। अब देखिए इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और एक्सटेंडेड करते हैं। सपोज बार बार ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट हो रही थी अलग अलग क्लासेस में। प्रिंसिपल यही नोटिस करते हैं कि जब भी टीचर को कुछ काम होता है, क्लास में नॉइस क्रिएट होने लगता है। तो टीचर ने क्या किया, टीचर ने बेसिकली एक अलग से टीचर अपॉइंट कर दिया, या एक पीटीआई जो है आपका, या डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक अलग से टीचर को अपॉइंट कर दिया। अब उनकी ड्यूटी ही यही है कि स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करना है। कोई भी टीचर अगर क्लास में नहीं रहेगी तो वो सर या टीचर आएंगे, वो सर या मैम आएंगे और डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। मॉनिटर की ज़रूरत अब ख़त्म कर दी है, ठीक है। एक अलग से टीचर अपॉइंट कर दिया है कि उनकी ड्यूटी ही यही है। जब उन्होंने क्या किया, ये वाली अथॉरिटी टीचर से ले ली, कि आप ये वाला काम, अब आप अपना काम पे फोकस कीजिए, टीचिंग पे। ये जो डिसिप्लिन का काम है, जब आपकी एब्सेंस में कौन देखेगा, पीटीआई सर या मैम देखेंगे। तो उस केस में डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया कि अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट, दूसरे एक टीचर को दे दिया, और ये ऑफिशियली हुआ। अब अगर शोर हुआ, अब अगर नॉइस क्रिएट हुआ या इनडिसिप्लिन हुआ, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो पीटीआई या वो जो भी आपके ऑफिशियल्स, जो आपके टीचर अपॉइंट किए गए हैं डिसिप्लिन के लिए, डिसिप्लिन इंचार्ज, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो समझ आया कि जब ऑफिशियली कोई चीज़ हो रही है और पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, अब ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, चाहे वो एक हो, दो, तीन, जितने भी अपॉइंट किए हों, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करने की है। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी एब्सेंस में ख़त्म हो जाएगी। अब टीचर अगर अपना एक्स्ट्रा काम कर रही हैं तो उस टाइम पर वो उसी पे फोकस कर सकती हैं और ये डिसिप्लिन को देखेंगे। तो ये होता है बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए मीनिंग को अब दो एग्जाम्पल से समझ चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो बच्चे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और अच्छे से क्लियर करूँगी। चलिए इसको इमेज के थ्रू समझते हैं। तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है विच एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करती है एज अ रिजल्ट ऑफ सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या किया, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया है, वो भी सिस्टमैटिक वे से, तो उसे ही हम डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे बेसिकली, ठीक है।
तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग। इट मीन्स वाइड डिस्ट्रीब्यूशन करना, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन करना किसका? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का वाइड डिस्ट्रीब्यूशन करना, ताकि, और बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है प्रैक्टिकली, ताकि ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किया जा सके। तो ये होता है आपका क्या? डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पर हर एक लेवल के ऑफिसर को अथॉरिटी दी जाती है कि वो अच्छे से काम को कर सके। ठीक है, सो ये था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसके कुछ फीचर्स हैं, उन फीचर्स की हेल्प से हम और अच्छे से क्लियर करेंगे इसी पॉइंट को। तो क्या क्या फीचर हैं? सो नंबर 1 इज it is the expanded version of delegation of authority। अभी बताया ना मैंने कि जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को, या कुछ सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दे रहे हैं, सुपीरियर ने वर्कलोड ज़्यादा है इसलिए सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दी, तो ये तो डेलीगेशन था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन जब यही चीज़ पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े स्केल पर हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? डेलीगेशन नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ। ये तो था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, उसे हम कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, राइट। सो एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सपेंडेड वर्जन है, और जब लार्ज स्केल पर होगा, जब कोई भी चीज़, जब ये लार्ज स्केल पर अथॉरिटी डेलीगेट होगी तो उसे कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। सेकेंड, इट इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ सबॉर्डिनेट रोल, यानी कि सबॉर्डिनेट के रोल की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। देखिए कैसे सबॉर्डिनेट के रोल की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। अच्छा ठीक है, तो देखिए क्योंकि सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दे दी है, सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दे दी है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। किस चीज़ की अथॉरिटी दी है? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी है। और जब आपको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी गई है तो आपका रोल तो अपने आप ही बढ़ गया ना, राइट। रोल कब बढ़ता है? जब आपको अथॉरिटी दी जाती है कि आप ये डिसीजन ले सकते हो, आपके पास इतनी पावर है। तो जितनी पावर उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव रोल होता है। तो बेसिकली इससे हम क्या करते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी से, इसके थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोअर और मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, लोअर और मिडिल लेवल के ऑफिसर हैं, उनके रोल को और इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था? सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती थी। कौन सी होती थी? सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है? बेसिकली ये बॉस है और बॉस ही सारे डिसीजन लेगा और सारे एम्प्लॉयज़ उसके अंडर वर्क करेंगे। बॉस जो बोलेगा वो ही करेक्ट होगा, राइट। वो जैसा जैसा बोलेगा एम्प्लॉयज़ बिना कुछ सोचे समझे उस काम को फॉलो करेंगे। ये था सेंट्रलाइज्ड फॉर्म। पावर बॉस के हाथ में होती है और किसी के हाथ में नहीं होती। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में जस्ट अपोजिट होता है। आप क्या करते हो? आप अपनी पावर को, देखिए आप अपनी पावर को क्या करते हो? अपने सबॉर्डिनेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। सभी सबॉर्डिनेट को पावर दे देते हो कि जो उनसे रिलेटेड काम है उसका डिसीजन वो खुद ले। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो काम है उसका डिसीजन वो खुद ले। अपने पास वो पावर कैसी रखते हैं? अब आपके माइंड में आया होगा मैम क्या सारी पावर दे देते हैं? और सारी पावर दे देंगे तो उनका रोल क्या होगा? तो बच्चे अपने पास पावर रखते हैं, अपने पास वो सारी स्ट्रैटेजिक पावर रखते हैं, यानी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड स्ट्रैटेजिक पावर वो अपने पास रखते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने से रिलेटेड जितने भी क्रिटिकल डिसीजन लेने हैं उससे रिलेटेड पावर वो अपने पास रखते हैं। इन्फ्लुएंसिव जो भी डिसीजन लेने हैं वो खुद लेते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट, जैसे सेल मैनेजर को पावर दे दी है कि अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे डिसीजन आप खुद ले सकते हो। ठीक है, तो उनको ये पावर दे दी गई है। तो अब सेल मैनेजर को बार बार जाकर जनरल मैनेजर से पूछने की ज़रूरत नहीं है और जनरल मैनेजर भी अपना काम क्या करेगा? ज़्यादा अच्छे से करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिकली क्या करते हैं? उनके रोल को
और इंक्रीज करते हैं। थर्ड, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, अप्लाई इन टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, पूरा ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा हो सकता है, सपोज आपकी कंपनी है, ठीक है, उसकी 4 ब्रांचेज हैं, 4 ब्रांचेज हैं कंपनी की, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, ओके, एक कोलकाता में है और एक आपकी चेन्नई में है। अब देखिए, आप बेसिकली 4 हैं आपकी, तो अब आप देखिए इसमें बेसिकली होगा क्या कि सपोज हम, ऐसा हो सकता है कि मुंबई वाली जो डिवीज़न है उसके मैनेजर को ये लग रहा है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो उसने क्या किया, अपना जो उसका जूनियर था उसको कुछ पावर दे दी, ठीक है, कि आप मेरे बिहाफ पे ये काम करो, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अथॉरिटी भी दे दी। और मैनेजर टाइम टू टाइम पे देखता रहता है काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, उसने ऑफिशियली जो है, जो मेन जनरल मैनेजर हैं, जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उन्हें ये इन्फॉर्म नहीं किया है कि मैंने अपनी अथॉरिटी दी है, उसका वर्कलोड ज़्यादा हो रहा था इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जूनियर को दे दी। बाकी सारी की सारी ब्रांच में ऑफिसर अपने आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो डिविजनल जो मैनेजर हैं अपने आप ही सारा काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड सडनली सारी ब्रांचेस में बढ़ने लग गई। अब सारी ब्रांचेस में बढ़ने लग गई तो पॉलिसी बना दी गई कि कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी जाएगी, डिवीज़न में जो भी जूनियर होंगे, जो आपके जूनियर मैनेजर होंगे उनको दे दी जाएगी। अब अगर लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी दी जा रही है और उसके लिए पॉलिसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बनाई है तो उन्हें पता है, और रिस्पॉन्सिबल भी इसके लिए कौन होगा, वो जूनियर्स ही होंगे। अब बेसिकली जो डिविजनल मैनेजर हैं वो फोकस किस चीज़ पे करेंगे, जो अदर इम्पॉर्टेंट वर्क है उन पे काम करेंगे। तो जब सभी के लिए, सभी ने अपने वर्क को किसको दिया है, जूनियर्स को दिया है, और इसके लिए ऑफिशियली पॉलिसी भी बनी है, तो क्या हो गया, वो डिसेंट्रलाइजेशन। इनकी पावर को अब किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अदर जो आपके लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनको दे दिया गया। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन, ओके। और इससे क्या होगा, तो रिड्यूस सीनियर ऑफिसर्स वर्कलोड। अभी के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं वर्कलोड ज़्यादा हुआ तो जूनियर्स अपॉइंट किए और उनको क्या दे दिया, हाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, साथ के साथ अथॉरिटी भी दे दी उसे फिर फुलफिल करने के लिए। तो यानी कि उनका वर्कलोड सीनियर्स का कम होता है इससे, और वो अपना टाइम कहाँ यूज़ करेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं उसमें करेंगे। नेक्स्ट, इनहेंस एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन। देखिए एम्प्लॉयज़ का रोल बढ़ेगा, एम्प्लॉयज़ खुद से डिसीजन लेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन में हम क्या करते हैं, तो देखिए डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ ऐसा होता है, ये टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मिडल लेवल आ जाएगा आपका, मिडल लेवल मैनेजमेंट, और इसके बाद आपका लोअर लेवल मैनेजर, ठीक है। तो टॉप मैनेजर कुछ अथॉरिटी देता है, मिडल में आपके कौन से आते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं। कौन से, डिपार्टमेंट के मैनेजर जो होते हैं वो आते हैं बेसिकली डिपार्टमेंटल मैनेजर। और लोअर लेवल में कौन से आते हैं, आपके सुपरवाइजर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, सुपरवाइजर आ जाते हैं। सो अब देखिए आपने क्या किया, टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने का काम करेगा, उसके बाद जो वेरियस डिपार्टमेंट है उनसे रिलेटेड पॉलिसी अब कौन बनाएगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट ने बना ली, ये डिपार्टमेंटल मैनेजर बनाएंगे, ये इम्प्लीमेंट कराएंगे, और ये फिर किसे काम देंगे, लोअर लेवल मैनेजर को, कि जो काम पूरा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी है और उसके लिए हम अथॉरिटी आपको दे रहे हैं। तो यानी जहाँ पर काम हो रहा है वहीं पे इम्प्लीमेंट कराने की पावर भी दी जा रही है। यानी कि अब लोअर लेवल का जो मैनेजर है, सुपरवाइजर है, वो डिसाइड करेंगे कि एम्प्लॉयज़ से कैसे काम कराना है, ठीक है, ताकि वो अच्छे वे में काम कर सकें। तो जहाँ वर्क इम्प्लीमेंट हो रहा है, जहाँ पे वर्क
इम्प्लीमेंट होगा वहीं पर हम उसी प्लेस पर अथॉरिटी भी दे रहे हैं कि आप डिसीजन लो कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। हम हर लेवल के एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप अपने लेवल पे देखो कि आपको काम कराना है तो आप डिसीजन लो। तो डिसीजन मेकिंग पावर हम किसको दे रहे हैं? लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। इससे क्या होगा? उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो एक फीचर ये भी होता है आपका कि डिसीजन वहाँ लिया जाता है जहाँ इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इससे एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन बढ़ता है और रेजिस्टेंस भी कम करते हैं, वो लेस रेजिस्टेंस होता है। देखिए, कोई सुपरवाइज़र को ऐसा लगा कि मशीनरी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, वो ख़राब हो गई है या फिर आउटडेटेड हो गई है। अब इसके पास अथॉरिटी है ना, तो अब ये क्या करेगा? ये खुद से डिसीजन ले सकता है कि मशीनरी आउटडेटेड है और इसके बारे में इन्फॉर्म करेगा डिपार्टमेंटल मैनेजर को और वो फंड देंगे और ये न्यू मशीनरी इम्प्लीमेंट करा सकता है, वर्किंग मेथड में चेंज करा। यानी कि अथॉरिटी हम दे रहे हैं, ठीक है, कि आप मशीनरी चेंज करा सकते हो। तो इससे क्या होगा? अब जब नई मशीनरी हम लगवाएंगे तो एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सुपरवाइज़र पहले से ही एम्प्लॉयज़ को समझा चुका होगा कि नई मशीनरी के ये फ़ायदे हैं, ये आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि पुरानी मशीनरी आउटडेटेड हो गई है। तो जहाँ इम्प्लीमेंट हो वहीं डिसीजन लिए जाएंगे। नई मशीनरी लगवानी है, देखिए ये खुद नहीं लगवाएगा, इसने सजेशन तो दे दिया ना, यानी डिसीजन मेकिंग पावर अब इसके हाथ में आ चुकी है। इवन नई मशीनरी अगर लगवानी होगी तो इससे एडवाइस ली जाएगी कि हाँ क्या ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। वो अपने सजेशन देगा, उसको देखेंगे ठीक है या नहीं है, उसके बाद डिसीजन लेंगे। बट कुछ डिसीजन तो ये खुद भी ले लेगा अपने आप से भी, ठीक है। ये हो गया। देन नेक्स्ट फीचर, अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। देखिए, जब आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, जब आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टॉपिक मैंने कराया था, तब मैंने ये बोला था कि अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के केस में अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट हो सकती है। क्यों होगी? क्योंकि ऑफिशियली अथॉरिटी डेलीगेट की जा रही है, ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। जब बोर्ड ऑफ मैनेजर को ये पता है कि अब जनरल मैनेजर की ड्यूटी नहीं है सेल डिपार्टमेंट के रिगार्ड में, ये अथॉरिटी सेल डिपार्टमेंट को दी जा चुकी है, तो जो सेल डिपार्टमेंट के मैनेजर है अब वो आंसरेबल होगा कि सेल ठीक से हुई है या नहीं हुई है। बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किससे पूछेंगे? इससे पूछेंगे। समझ आया? इसकी आंसरेबिलिटी होगी। तो इसलिए जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वे से कोई चीज़ होगी तो उस टाइम पर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी यानी आंसरेबिलिटी भी डेलीगेट की जा सकेगी, ठीक है। सो ये था बेसिकली फीचर्स डिसेंट्रलाइजेशन के। आई होप इन फीचर्स के थ्रू आपको डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग और अच्छे से समझ आया होगा। इतना पढ़ा हमने डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग पढ़ लिया काफ़ी अच्छे से। अब क्वेश्चन ये है कि हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो करते थे ना, हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो करते ही थे कि जब भी सुपीरियर को लगता था कि मेरा वर्कलोड बढ़ रहा है तो सबऑर्डिनेट को देता था पावर डिसीजन लेने की। तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों है? क्या फ़ायदा होता है इसका ऑर्गेनाइजेशन को? क्या हमें इसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसके लिए चलिए देखते हैं इसकी इम्पॉर्टेंस, इसके बेनिफिट, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो देखिए, ये तो क्वेश्चन माइंड में आना ही नहीं चाहिए कि डिसेंट्रलाइजेशन करना है या नहीं करना है। करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें करना ही होगा। वी हैव टू अप्लाई, राइट।
क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हमें कितना इसको अप्लाई करना है, किस लेवल पे इसे अप्लाई करना है, यानी कि इसकी डिग्री, एट व्हाट डिग्री इसको अप्लाई करना है, वो इम्पॉर्टेंट होता है कि कितनी पावर सुपीरियर या जनरल मैनेजर अपने पास रखे और कितनी पावर वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर दे। क्वेश्चन यही उठता है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेती है। तो चलिए कुछ बेनिफिट्स, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम देखेंगे कि आखिर डिसेंट्रलाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। सो फर्स्ट वन इज इट डेवलप इनिशिएटिव्स अमंग सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट में इनिशिएटिव डेवलप करता है। कैसे डेवलप करता है इनिशिएटिव? तो इनिशिएटिव मीन्स क्या होता है बच्चे? इनिशिएटिव मीन्स होता है कि आप आगे से आके खुद से बोलो कि हाँ ये काम मुझे करना है, खुद से कोई काम करो, ठीक है। तो वो होता है इनिशिएटिव लेना, कि इनिशिएटिवनेस है, फर्स्टली मैं ये काम करूँ, ये इच्छा है। ये कैसे आएगा? ये इनिशिएटिवनेस आता है कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस से आता है जब हमें खुद पे बिलीव होता है। और ये बिलीव लाने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर किसी में कॉन्फिडेंस जनरेट करना है तो उसमें फेथ शो करना होगा। और वो फेथ कैसे शो करेंगे? उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, राइट, कि आप ये काम करो, और उसको कुछ अथॉरिटी देकर। जब हम उसको अथॉरिटी देंगे कि आप ये डिसीज़न ले सकते हो, और वो डिसीज़न लेगा और अगर अच्छा गया तो उसमें क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। तो बेसिकली जब भी हम किसी भी डिपार्टमेंटल मैनेजर को या फिर लोअर लेवल के मैनेजर को ये फ्रीडम देते हैं कि आप खुद से अपने डिसीज़न लोगे, टू टेक देयर डिसीज़न, टू टेक देयर ओन डिसीज़न, कि आप अपने डिसीज़न खुद से लोगे, आपको खुद से ही सारा काम करना है। तो उस केस में क्या होगा? आप खुद से नए नए तरीके से काम करोगे, इनिशिएटिवनेस आएगी, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि अब आपको अपनी जजमेंट पे डिपेंड करना है। देखिए दो तरीके हैं। एक तरीका है कि टीचर क्या करे, सारे के सारे आंसर खुद से ही क्या करे, लिखवा दे, सारे आंसर खुद से लिखवा दे कि हाँ ये आंसर है, चैप्टर में टिक करवा दिया, यहाँ से ये आंसर है, यहाँ से ये आंसर है। दूसरा तरीका है कि टीचर ने चैप्टर पूरा का पूरा टीच कर दिया, अब उसके बाद बोला है कि आप आंसर फाइंड आउट करके लाओ, अगर गलत हुए तो मैं ठीक करवा दूंगी। ठीक है, दो तरीके हैं। पहले तरीके में टीचर ने बच्चे को सारे आंसर खुद ही बता दिए, बच्चा क्या कर लेगा, क्रैम भी कर सकता है, ठीक है, वो खुद से उसकी अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ाने का कोशिश नहीं करेगा। लेकिन दूसरे में क्या होगा, कुछ अलग अलग, देखो जब बच्चे, बहुत सारे बच्चे आंसर्स लेके आएंगे तो कुछ नए आंसर्स निकलेंगे, और उस केस में क्या होगा, वो अपनी क्रिएटिव पावर का यूज़ करेंगे, अपनी क्रिएटिव पावर का यूज़ करके नए नए तरीके से आंसर को लिख के लाएंगे, लैंग्वेज में चेंज होगा, कुछ कुछ नई चीज़ें भी फाइंड आउट कर लाएंगे। तो इससे क्या होगा, हाँ अगर कोई गलती होगी तो टीचर करेक्ट कर देंगी। तो इट मीन्स इससे क्या होता है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि आप अपना डिसीजन खुद लोगे, अपना काम खुद करोगे, तो उससे आप में इनिशिएटिवनेस बढ़ता है, खुद में कॉन्फिडेंस आता है। तो बेसिकली वही चीज़ है कि डिसेंट्रलाइजेशन भी उसी में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। देखिए हम अपने एम्प्लॉयज़ को अभी से पार दे रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को अभी से अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, पार दे रहे हैं, किस चीज़ की, डिसीज़न मेकिंग की। उनकी डिसीज़न मेकिंग स्किल अभी से ही इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए हमें पता चल जाएगा हमारा ये एम्प्लॉय है जिसकी स्किल काफ़ी अच्छी है, तो इन फ्यूचर जब भी हमें ज़रूरत होगी हम क्या करेंगे, उस एम्प्लॉय को प्रमोशन के थ्रू क्या करेंगे, अपर पोस्ट पे ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी अगर कभी भी हमें कोई भी चैलेंजिंग पोजीशन देनी होगी तो हमारे पास
स्किल्ड एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हैं, हमारे पास स्किल्ड एम्प्लॉयज़ का पूल है, रिज़र्व है, और उसमें से हम किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने हर एक एम्प्लॉय को इतना कैपेबल बनाया है कि वो खुद से अपने डिसीज़न ले, रैदर देन बॉस के ऊपर डिपेंड होने के। देखिए, सेंट्रलाइज्ड में सारे डिसीज़न बॉस लेता है। अगर बॉस को किसी काम से जाना है, या सडनली बॉस जो है वो बीमार हो गया या कहीं आउट ऑफ स्टेशन चला जाए और डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो पूरी, या बॉस ने ही लीव कर दिया है ऑर्गेनाइजेशन को, तो जनरल मैनेजर ने लीव कर दिया है, तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट पड़ेगा उसका। लेकिन अगर बॉस सारे डिपार्टमेंट को अपनी अपनी पावर दे रहा है कि सारे मैनेजरियल डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट को खुद से हैंडल करेंगे, इवन जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं वो भी खुद से हैंडल करेंगे, तो उस केस में क्या होगा बच्चे, उस केस में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें टाइम मिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को संभलने के लिए, एक नया मैनेजर रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं मैनेजरियल टैलेंट फ्यूचर के लिए। थर्ड, डिसीजन मेकिंग क्विक होती है। जहाँ डिसीजन लिया जा रहा है, डिसीजन कौन ले रहा है, वो ले रहा है जिसे इम्प्लीमेंट करना है। अगर जिसे इम्प्लीमेंट करना है वो ही डिसीजन ले रहा है, तो डिसीजन कैसा होगा, क्विक डिसीजन होगा। हमें हर डिसीजन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या टॉप मैनेजमेंट की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, ये हायरार्की है। ठीक है, अब लोअर लेवल को मैनेजर को कोई डिसीजन लेना है, ऐसा नहीं है पहले मिडिल को बताएगा, फिर मिडिल वाले टॉप को बताएंगे, फिर टॉप वाला बताएगा अपना डिसीजन, मैंने ये डिसीजन लिया है, फिर वो लोअर तक बताएगा, फिर वो डिसीजन इम्प्लीमेंट होगा। नहीं, लोअर वाले ने अपने आप ही अपना डिसीजन ले लिया, उसको अथॉरिटी दी हुई है कि इतने तक का डिसीजन खुद ले सकता है, अगर उससे ज़्यादा की कोई बात है तब बात को वो आगे पहुंचाएगा। तो इससे क्या होता है, डिसीजन फास्ट लिए जाते हैं। टॉप मैनेजमेंट को टाइम मिल जाता है, क्योंकि वो डे टू डे की अफेयर, जो डे टू डे की एक्टिविटी है, अब कौन कर रहा है, लोअर लेवल या मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं। तो टॉप मैनेजमेंट को उस बर्डन से फ्रीडम मिल गई, और वो क्या करेगा, अपना टाइम किस लिए यूज़ करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए यूज़ करेगा। वो ये सोचेगा कि मैं और कौन सी मार्केट कैप्चर कर सकता हूँ, कौन सी नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकता हूँ, रिसर्च करेगा कि किस चीज़ की और डिमांड है, तो वो इस तरफ अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और क्या फ़ायदा होता है आपका बेसिकली, और आपके देखिए फ़ायदे, ग्रोथ होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए, ग्रोथ कैसे होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि पूरी लिबर्टी दी है हमने अपने सबॉर्डिनेट को डिसीजन लेने के लिए। देखिए, सेल मैनेजर को पूरी लिबर्टी दे दी है अपने डिपार्टमेंट के रिगार्ड में कि आप कुछ भी डिसीजन लो, लेकिन आपका काम बस ये है कि सेल बढ़ जानी चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, उसे भी लगेगा कि जीएम ने मुझ पर इतना फेथ दिखाया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है, मुझे एक चांस दिया है कि मैं अपने आप को प्रूव करूं, और वो भी अपना 100% लगाएगा वहाँ पर कि किस तरीके से मैं सेल को ज़्यादा करवाऊं। यानी जब अथॉरिटी मिलती है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी सेंस आता है और काम ज़्यादा अच्छे से करती, क्योंकि उसे पता है आज नहीं किया तो मुझसे अथॉरिटी वापस ले ली जाएगी, शायद मेरी जगह किसी और को रिप्लेस कर दिया जाए। तो जब देखिए सारे के सारे एम्प्लॉयज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आएगा, तो काम क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से होगा, राइट। कॉम्पिटिटिवनेस आएगा अलग अलग डिपार्टमेंट में, सभी डिपार्टमेंट को लगेगा कि हम अपना काम अच्छे से करें। और जब सारे के सारे डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, ग्रोथ भी 100% ही होगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट होगा, उसका डेवलपमेंट पॉसिबल है। देन
कंट्रोल बहुत अच्छे से हो पाता है। बेटर कंट्रोल क्यों हो पाता है? क्योंकि देखिए हमने हमने सबको अथॉरिटी दी, तो अथॉरिटी के साथ साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स कर देंगे हम। अब जीएम ने जब सेल मैनेजर को अथॉरिटी दी है तो उसके साथ साथ उस सेल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उसे बोला है कि आपको अथॉरिटी है, कैसे भी करो 10,000 यूनिट की सेल करवाओ। तो ऐसे में अगर नहीं कर पाता है ये, तो इसे रिप्लेस किया जा सकता है ना, तो यानी उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जा सकती है। तो ऐसे में और साथ के साथ ये भी देखा जा सकता है कि हर डिपार्टमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। हर डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंजिंग ये सिचुएशन होगी, और इसे हम एक अच्छी पॉलिसी, एक अच्छी कंट्रोलिंग पॉलिसी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सब में कंपटीशन है और गुड कंपटीशन है, राइट। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होना बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये था सारा डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक है बेसिकली, उसी के बारे में हमने पढ़ा है। डिफरेंसेस मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को डिफरेंस में फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी के लिए फ्रेंड्स बस यही कि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।